नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक विचारक एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ेंगे। यह सिलेबस प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूल, कॉलेज में जितने भी सिलेबस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के परिचय के बारे में या उनके विचारों के बारे में अध्ययन करना है, सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, एमपीपीएससी से सेट का एग्जाम हो, किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक का एग्जाम हो, कॉलेज में प्रोफेसर का एग्जाम हो और साथ में यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षाओं की सभी की दृष्टि से यह सिलेबस महत्वपूर्ण है। और साथ में कॉलेज में बीए या में की परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू छावनी में एक महार परिवार में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। लेकिन इनके पिताजी महाराष्ट्र के अम्बावाडे नामक गांव के रहने वाले थे। अम्बावाडे, जिस कारण इन्हें अंबेडकर कहा जाता था। और महाराष्ट्र की हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार यह एक महार जाति या एक अछूत जाति या दलित जाति मानी जाती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभ में नाम था भीमराव अम्बा वाडेकर। अंबेडकर नाम इन्हें इनके एक अध्यापक गुरु ने इनकी तीव्र बुद्धि के कारण दिया था। जब वे हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा महाराष्ट्र और मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा पास किए और भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा नरेश, जो वर्तमान में गुजरात में है, यहाँ के गायकवाड़ शासकों ने उन्हें उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। वर्तमान में अब मुंबई एलिफिंस्टन कॉलेज में इन्होंने 1912 में स्नातक की परीक्षा पास की थी। 1913 में उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहां उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में एमए की डिग्री और साथ में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1917 में भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर की पढ़ने में लगन इतनी थी कि दोपहर का खाना बिना खाए हुए पुस्तकालय में पढ़ते रहते थे। लेकिन बड़ौदा रियासत के शासकों के साथ इनके अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उन्हें अध्ययन को बीच में छोड़कर 2 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की मिलिट्री सचिव पद पर कार्य करना पड़ा था। उच्च शिक्षा में वो 1920 में पुनः वो इंग्लैंड गए और वहां से मास्टर ऑफ साइंस तथा लॉ की डिग्री, वकालत की उपाधियां प्राप्त करके आए। 1923 में वे भारत लौटे और भारत में वकालत प्रारंभ किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जातीय भेदभाव, क्योंकि अंबेडकर को भारत में छात्र जीवन में ही प्रारंभ से ही जातीय कारणों से अपमानित किया गया। वे
दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठ नहीं सकते थे। वे अपने हाथों से पानी भी नहीं पी सकते थे। कोई दूसरा जब उन्हें पानी पिलाता था, तो उन्हें एक हाथ से अपने मुंह को ढकना पड़ता था। ब्लैक बोर्ड तक उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि वहां सवर्ण जाति के विद्यार्थियों के भोजन के डिब्बे रखे जाते थे। उन्हें संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वे महार जाति के थे। विद्यार्थी जीवन में इस छुआछूत के व्यवहार ने उनके हृदय को झकझोर दिया। तभी से उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं अपने लिए ही नहीं बल्कि समूचे दलित एवं पीड़ित वर्ग को इस बुराई से मुक्ति दिलाएंगे, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाएंगे और इसके लिए वो आजीवन संघर्ष करते रहे। और उनका कथन था कि मैं नीची जातियों के साथ होने वाले अन्याय को हटाकर रहूंगा। 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक मराठी पत्रिका मूक नायक प्रारंभ किया। अछूत उद्धार के लिए उन्होंने समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष के उद्देश्य से 1923 में एक मराठी पत्रिका मूक नायक प्रारंभ की। इस पत्रिका के पहले अंक में अंबेडकर ने लिखा कि हिंदू समाज कई मंजिली इमारत की समान है। इसके भीतर जाने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है और ना बाहर आने के लिए कोई दरवाजा। यह समाज एक ओर विश्वास करता है कि जड़ पदार्थों में भी भगवान है, परंतु दूसरी ओर यह भी कहता है कि कुछ लोग जो अपने ही अंग हैं वो छूने योग्य भी नहीं हैं। इसका सन याद रखेंगे, मराठी पत्रिका 1923 में मूक नायक का प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और 1923 से ही भारत में वकालत प्रारंभ किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों को संगठित करने के लिए और उन्हें सामाजिक अन्याय के प्रभावशाली ढंग से विरोध करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सत्याग्रह में दलितों में आत्मविश्वास के भाव को जागृत किया, मंदिर प्रवेश आदि के लिए आंदोलन किए और उनका प्रभावशाली नेतृत्व भी किया था। तो 1923 में ध्यान रखेंगे मूक नायक पत्रिका उनके अधिकारों को दिलाने के लिए। 1924 में ध्यान रखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा एक संस्था बनाया, संगठन बनाया और 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष चुने गए और 1930 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए स्वशासन की वकालत की और बोले कि स्वराज्य की कोई योजना तभी सार्थक और सफल हो सकती है जब उसमें दलितों को भी समान अधिकार उपलब्ध करवाए जाएं। 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना। आगे सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्गों को मुस्लिमों की भांति अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान। अर्थात यह अंग्रेजों की चाल थी हिंदुओं को हिंदुओं से बांटने की
इसके तहत अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य बांटो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना था। फूट डालो और शासन करो की नीति 1909 में यह नीति अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी और 1909 के अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्ग के समुदाय को दिया गया था, जहां पे मुस्लिम वर्ग के उम्मीदवार होंगे और मुस्लिम वर्ग के मतदाता भी होंगे। दूसरे वर्ग के लोगों ना तो उम्मीदवार बन सकते थे और ना ही वोट देने का अधिकार होता था। तो पहले अंग्रेजों ने 1909 में हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग किया और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के तहत यहाँ पे हिंदुओं को दलितों से अलग करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबल देशभक्त थे और ये भी चाहते थे कि भारत का राष्ट्रीय एकीकरण हो, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में अपने महात्मा गांधी और कांग्रेस से उनके बहुत बड़े मतभेद थे। इस आधार पे तो जो मतभेद का सबसे बड़ा आधार था, विवाद का सबसे बड़ा कारण था, वो था दलित वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उन व्यक्तियों और संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं है जो अछूत नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस ने अछूतों के उद्धार के लिए ईमानदारी का कोई परिचय नहीं दिया है, यानी कांग्रेस ने भी दलितों के उद्धार में केवल लीपापोती की है। जब सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई 16 अगस्त 1932 को, गांधी जी यहाँ पूना के यरवदा जेल में थे और पूना की यरवदा जेल में ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। गांधी जी के आमरण अनशन को समाप्त करवाने के लिए दबाव पूर्वक पूना समझौता करवाया गया। पुणे समझौते की डेट भी याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, जिसमें सांप्रदायिक पंचाट में जो दलितों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया और दलितों को प्रांतीय विधानसभा में 71 स्थान की जगह 148 स्थान प्रदान किए गए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों की सलाह पर 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना की। इसका सन भी याद रखेंगे, लेबर पार्टी। यह एक राजनीतिक संस्था थी जो दलित वर्ग, मजदूर, किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मजदूरों को भी सत्याग्रह का अधिकार होना चाहिए। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि दलितों की एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था स्थापित करना चाहिए। तब उन्होंने 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो 1936 में बनी थी, उसका नाम बदल करके अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर दिया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ध्यान रखेंगे, 1942 में गठित हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण डेट अभी हमने देखा, जैसे 1923 में मूक नायक मराठी पत्रिका का प्रारंभ किया उन्होंने। 1924 में एक संस्था बनाई थी, संगठन बनाया था उन्होंने, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1930 में अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष बने थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे और गांधी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किए और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदल के 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ किया गया। इसकी सन भी याद रखेंगे, अखिल भारतीय अनुसूचित
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन इसके पहले ही संविधान सभा का गठन हो चुका था। कांग्रेस में के साथ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गहरे मतभेद थे, और विशेषकर कांग्रेस के नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा के प्रशंसक थे। कांग्रेस ने सहयोग देकर उन्हें संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित कराया। संविधान सभा में उन्होंने संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और संविधान के प्रारूप निर्माण की इन्हें जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी पूरी योग्यता के साथ इस दायित्व को निभाया। दलितों के सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त हो, इस बात के लिए संवैधानिक व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही कथनों का परिणाम है। भारतीय संविधान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व की छाप हमें साफ दिखाई देती है। संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार या जनक या आधुनिक युग का मनु कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 29 अगस्त 1947 को संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनने वाले भी व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो विधि मंत्री की हैसियत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सदस्यों के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया, और संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 के दिन ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर भी कर दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे 1949 में, और कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हिंदू कोड बिल था। ये जितने भी पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो विद्यार्थी जब भी नोट्स अपने तैयार करेंगे तो इन हाईलाइट को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स में इन बातों का जिक्र जरूर करेंगे। जैसे पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल कब प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे 1951 में। हिंदू कोड बिल का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार करना था, जिसमें तलाक की व्यवस्था, महिलाओं के लिए पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन उनके कुछ अन्य विचारों से मंत्रिमंडल और कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेताओं के मतभेद थे। इसी कारण 27 सितंबर 1951 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1952 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन अंबेडकर ने इस चुनाव में एक कांग्रेस के एक उम्मीदवार से चुनाव पराजित हो गए, हार गए थे। अतः 1952 में ही उन्हें राज्यसभा से चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात से चिंतित रहते थे कि हिंदू समाज में दलितों को यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जब उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो लोकतंत्र की कामना कैसे की जा सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
इस स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की बात सोची, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म को स्वीकार किया। लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी उन्होंने भेदभाव जैसी स्थितियों को देखा। इस कारण उनका ध्यान गौतम बुद्ध की तरफ गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का सोचा। वो 1950 में बौद्ध धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका भी गए और 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना भी की। 14 नवंबर 1956 को, ये डेट याद रखेंगे, 14 नवंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर के एक ऐतिहासिक सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन में अपने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का निधन हो गया और भारत सरकार ने 1990 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न सम्मान प्रदान किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में देखें तो एक विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे, परंतु उनका सर्वाधिक नाम और सम्मान एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग की मुक्ति और उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया, इसीलिए उन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है और दलित वर्ग के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा एवं सम्मान से बाबा साहब कहकर पुकारा करते थे।